हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल साइंस के बारे में। आपको पता है कि जनरल साइंस का जो वेटेज है आपके एग्जाम में बहुत अच्छा है, मतलब अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। पूरा 24 क्वेश्चन आना है और कितने 24 मार्क्स का आना है, जिसमें होगा आपका फिजिक्स, प्लस में क्या केमिस्ट्री और प्लस में क्या बायो। इस तीनों में से जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो बायो का होता है, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद क्या आता है केमिस्ट्री का होता है। तो ये फिजिक्स जो आता है लगभग आपका 8 मार्क्स का लगभग आपको फिजिक्स मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, अगर 24 मार्क्स का ये है तो 8 मार्क्स का। और एक बात आप और जान लीजिए कि जनरल नॉलेज जहाँ पूछा जाता है वहाँ भी साइंस का कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपको वो भी यहाँ बहुत हद तक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो फिजिक्स देखते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि सर CRM कब होगा, CRM कब होगा क्लास। तो मैं बता दूं आपको, CRM का क्लास बिल्कुल होगा, आप उसका चिंता ना करिए। लेकिन बात यह है जो फॉर्मेट बुक में दिया गया है ना, अगर वो फॉर्मेट हम ला कर आपको करा देंगे ना तो फिर से आपको वही बात हो जाएगा जो बोलते हैं ना कि सर समझ नहीं आता है CRM में क्या दिया हुआ है, तो आपको फिर से नहीं समझ में आएगा। इसीलिए हम एक्चुअली उस बुक को ऑब्जर्व करके आपके लिए हम बेस्ट मटेरियल बना रहे हैं, उसके बाद हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप उसका टेंशन ना लीजिए, जितना आप सोचते हैं ना उससे हम कहीं ज़्यादा सोचते हो उसके बारे में। ठीक है, तो जो मैं पढ़ाता हूँ उसको आप अच्छे से पढ़ते जाइए, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस में आपका सिलेबस खत्म करने के लिए मैं सोच रहा हूँ। तो जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको आप अच्छे से पहले पढ़िए, ताकि वो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। देखिए दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक तो वो होते हैं कि जो चलते रहता है क्लास उसको इग्नोर करते रहते हैं और दूसरे के लिए सोचते रहते हैं, और जो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि जो सबसे पहले अभी क्लास आ रहा है उसके ऊपर वो कमांड बना लेते हैं कि यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा उसे हमें नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो आपको कैसा स्टूडेंट बनना है कि जो अभी क्लास चल रहा है उसको 100% फ़ायदा उठाइए। जो आगे आने वाला है वो तो आएगा ही आएगा। आपको पता है यहाँ 24 नंबर का आने वाला, अगर आप इसको ढंग से सब कुछ कर लेते हैं। इस बुक में 7 चैप्टर दिया गया है। ठीक है, और उसमें आज पहला चैप्टर हम मैकेनिक्स लेकर के आए हैं। आपको पता है यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है और कई क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो आप देखिए इसको, आपको काफ़ी इससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलते हैं पहला टॉपिक की तरफ। ठीक है, चलिए देखिए पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है आपका, मैं यहाँ से शुरू करूँगा क्योंकि मैं एक एक पेज में कर लिया हूँ इधर से, ताकि लिखने में और आपको देखने में भी आसान रहे। देखिए पहली बात क्या है कि मोशन। देखिए यहाँ से मोशन है, सिर्फ इसका डिफिनीशन है, आप ये देख लीजिए, क्योंकि होगा क्या कि इससे क्वेश्चन तो नहीं आएगा लेकिन आप देख लीजिए। देखिए क्या है, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू क्या, स्टेशनरी टेकन एज रिफरेंस पॉइंट। जैसे कि देखिए कोई भी मान लीजिए कि एक स्टेशनरी पॉइंट यहाँ है। ठीक है, और एक भाई, मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, ये खड़ा है यहाँ पे, और कोई बाइक वाले भाई साहब इधर से डायरेक्ट जा रहे हैं अपना बाइक चला करके। तो ये आदमी जो है इसके रिस्पेक्ट में, इस आदमी के रिस्पेक्ट में जो खड़े हैं उसके रिस्पेक्ट में ये बाइक वाले जो भाई साहब हैं, बाइक वाले भाई साहब वो कैसा दिखेंगे, तब मोशन में दिखेंगे इनको। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर मान लिया जाए कि एक और बाइक वाले भाई साहब भी रहते हैं और दोनों सेम स्पीड से जाते रहते, तो इनको ये चीज़ें रिस्पेक्ट में क्या दिखता, मोशन में नहीं दिखता। तो मतलब मोशन का ये मतलब होता है कि हम जब भी मोशन को किसी चीज़ को देखते हैं तो वो क्या देखते हैं, हम एक स्टेशनरी पॉइंट के कंपेरिजन में देखते हैं मोशन को। अगर हम जैसे कि वेलोसिटी अगर मान लिया जाए हम स्टेशनरी पॉइंट के कंपेरिजन में नहीं देखेंगे, एक मूविंग पॉइंट के कंपेरिजन में ही देखेंगे इस मूविंग पॉइंट को, मोशन को, तो क्या होगा, फिर वो रिलेटिव मोशन हो जाएगा, जिसका कंसेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे सिर्फ मोशन है, तो इसको हम किस में देखेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, तो ये जो स्टेशनरी पॉइंट जो भाई साहब खड़े हैं इनके रेस्पेक्ट में हम देखेंगे कि ये जो भाई साहब आगे बाइक वाले जा रहे हैं उनको देखेंगे। यही होता है मोशन। समझ गया बात। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों चीज़ें। ठीक है, यहाँ बहुत लोगों को पता भी होगा लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, जो भाई साहब हिंदी में है वो भी थोड़ा देख लीजिए, दूरी। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, विस्थापन। ठीक है, ये चीज़ें तो आप जानते हैं। देखिए डिस्टेंस होता है कैसा होता है, तो ये होता है आपका मतलब जैसे कि स्केलर क्वांटिटी, और ये जो होता है मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। मैं अब आपको आगे एग्जांपल से सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन यहाँ थोड़ा लिख दिया इसीलिए ताकि ये चीज़ें आपको याद रहे आगे जब मैं बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे स्केलर मतलब क्या होता है, अदिश राशि। आपको मैं बोल देता हूँ, सुन लीजिए, अदिश राशि। और वेक्टर मतलब क्या होता है, सदिश राशि। ठीक है, चलिए हम आगे आपको एग्जाम्पल से पूरी अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको इसी से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, वो जो लिखा हुआ है वो पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहली बात देखिए, एक यहाँ पे पॉइंट क्या है ए, और यहाँ पे आप पॉइंट क्या देख रहे हैं बी। तो अब है क्या बात, यहाँ पे जो पॉइंट बी देख रहे हैं और यहाँ पे ये, तो यहाँ पे हमें जाने के लिए हमारे पास दो रास्ता है। ए से हम बोलूँ अगर आपको ए से बी जाना है, तो आप क्या देख रहे हैं, दो रास्ता देख रहे हैं। एक तो आप डायरेक्ट यहाँ से ऐसे निकल गए और दूसरा क्या, ऐसे घूमते घूमते गए, ऐसे घूमते घूमते गए। ठीक है,
ऐसे घूमते गए। तो अब आपको क्या दिख रहा है कि ए से बी जाने के लिए ये रास्ता जो है यही है क्या, तो डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये जो रास्ता है यानी कि ए से पहले आप सी गए, सी से डी गए, डी से ई गए, ई से कहाँ बी गए, तब ये क्या हो गया, ये हो गया डिस्टेंस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ है, जो सबसे कम देर में जहाँ आप जा सकते, जो सबसे नज़दीक रास्ता है, वो क्या हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। और जो आप घूमते घूमते जा रहे हैं, आपको दूरी से कोई मतलब नहीं है, आराम से ऐश मौज करते जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, आपका डिस्टेंस हो गया, यानी कि दूरी हो गया। समझ गया बात। उसी तरह से एग्जाम्पल आपको बी भी दिया गया, जैसे कि आपको मान लीजिए यहाँ ए से लेकर के आपको सी तक पहुँचना है, तो कैसे जा सकते हैं, एक तो डायरेक्ट आप ए से सी ऐसे चले जाइएगा, और दूसरे कैसे जाइएगा, पहले ए से बी जाइएगा, फिर बी से सी जाइएगा। तो ये जो बी से सी की तरफ आप जा रहे हैं, जैसे कि आप ए से सी डायरेक्ट चले गए, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है। और ए से पहले आप कहाँ, बी गए, और फिर बी से कहाँ गए, सी गए, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। समझ गए बात, डिस्टेंस हो गया। तो ये दोनों में आप अंतर समझ गए, बस यही बात आपको समझना था। और आपको क्या समझना था, और कि ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है कैसा वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ये जो डिस्टेंस होता है कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसके बेस पे, डिस्टेंस के बेस पे हम क्या, तो स्पीड निकालते हैं, जिसको चाल कहते हैं हिंदी में, और इसको डिस्प्लेसमेंट जो है इसके बेस पे हम क्या, वेलोसिटी निकालते हैं, जिसको हम वेग कहते हैं हिंदी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका यहाँ पे आ ही गया स्पीड। स्पीड क्या होता है कि आप जितना भी, स्पीड मतलब क्या, ये चाल होता है हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं, चाल। ठीक है। ये जितना भी आप दूरी कवर किए, डिस्टेंस, और बटे में क्या कर दीजिए, टाइम कर दीजिए, ये आपको क्या निकल के आ जाएगा, स्पीड निकल के आ जाएगा। ठीक है। लेकिन ये स्पीड उसके लिए है जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है हमेशा, तब हम स्पीड निकालते हैं टाइम से डिवाइड करके। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ से बाइक उठाए और यहाँ बिल्कुल ऐसे ऐसे जाते जाते, यहाँ से जाते जाते आप यहाँ गए और यहाँ पे रुक गए। ठीक है। आप जैसे जितना भी आप इस बीच में, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि आप मान लीजिए कि ये डिस्टेंस आपको 1 किलोमीटर है और ये भी 1 किलोमीटर है, तो आप जितना टाइम यहाँ लिए उतना ही टाइम यहाँ लिए, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब हमेशा आप एक समान स्पीड से जा रहे हैं। तो उसके लिए हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं डिस्टेंस में, तो हमारा स्पीड निकल जाता है। लेकिन वही वेलोसिटी के केस में आगे चेंज हो जाएगा, हम चलिए बताते हैं आगे। देखिए जब आपको यहाँ पे बात करेगा एवरेज स्पीड, देखिए एवरेज स्पीड पहले आप देख लीजिए। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होगा कि टोटल जितना भी आपका डिस्टेंस कवर हुआ है वो, और बटे में कितना, तो टोटल टाइम। ये क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। ये क्या होता है, टोटल टाइम होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपको यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का दूरी कवर करना था। ठीक है। अब इसमें हम 3 पार्ट बना दिए 3 पार्ट। एगो तो पार्ट ये S1 हो गया, एगो S2 हो गया, एगो क्या S3 हो गया। अब अगर ये पार्ट तो हो सकता है कि ये डिस्टेंस मतलब अलग अलग भी हो या ये सेम भी हो, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे जो टाइम लग रहा है इस डिस्टेंस के लिए ये T1, इस डिस्टेंस के लिए T2, इसके लिए क्या T3, मतलब अलग अलग डिस्टेंस है और अलग अलग टाइम लग रहा है। यहाँ पे क्या है, कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म नहीं लेना है। अगर यूनिफॉर्म है भी तो कितना दूर है, सिर्फ इतना दूर है, ये जितना दूर में S1 डिस्टेंस कवर हुआ और T1 टाइम लगा। बात समझ गए। जैसे कि आपको क्वेश्चन भी आता होगा, जब जनरल मैथ बनाइएगा तो आपको आएगा कि एक बस चालक था या एक बाइक वाला था, जो क्या किया, 100 किलोमीटर उसको चलना था, जिसमें से क्या किया, 30 किलोमीटर तक ले गया 40 के स्पीड से, फिर 20 किलोमीटर गया 20 के स्पीड से, उसके बाद जो रेस्ट बच गया वो गया 60 के स्पीड से। तो टोटल यहाँ पे उसको क्या, आपको इसमें से कुछ भी पूछ लेगा। जैसे कि यहाँ पे स्पीड आपको दे दिया है और क्या दे दिया, टाइम दे दिया है, तो आपको इसमें से कोरिलेशन करके इसमें से कोई भी एक चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। या तो एवरेज स्पीड पूछ लेगा, या उससे अलग कोई डाटा दे देगा, तो आपसे टाइम भी पूछ सकता है। ठीक है। मतलब अगर मान लिया 2 टाइम दिया, 1 टाइम नहीं दिया, फिर एवरेज स्पीड दे दिया, तो वो टाइम भी आपसे पूछ सकता है आगे। ठीक है। अगर यही चीज़ आपको मैं बात करूं कि अगर वेलोसिटी के फॉर्म में ही सिर्फ लिखना हो, मतलब स्पीड के फॉर्म में ही लिखना हो, तो एवरेज स्पीड को ऐसे लिखें। कैसे, तो हम यहाँ पे टाइम को और स्पीड को क्या कर लिए, इसमें चेंज कर लिए। जैसे कि होता है ना v = d/t, तो यहाँ से हम चीज़ों को चेंज कर लिए। हमें चेंज करने के लिए डाटा देगा, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, तो हमें एवरेज स्पीड ये चीज़ें हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब वेलोसिटी का केस देखिए। जैसे कि यहाँ पे हम आगे आपको स्पीड जो पीछे बताए थे वो कैसा होता है, तो स्केलर क्वांटिटी। जो स्पीड होता है कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब अदिश राशि होता है। लेकिन यहाँ वेलोसिटी जो है कैसा है, तो वेक्टर क्वांटिटी। देखिए v से वेलोसिटी और v से वेक्टर हुई होता है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो सदिश राशि बोलते हैं। समझ गए बात। चलिए देखते हैं आगे इसका।
देखिए यहाँ पे वेलोसिटी जो लिखा जाता है ये क्या लिखा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो था, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिया था इस तरह से था, तो यहाँ था आपका के ए बी और सी, तो ये जो रास्ता है डायरेक्ट ए से सी जाने का, तो ये है यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट, ये डालेंगे और बटे में टाइम डालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा पे वेलोसिटी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे। जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि सबको पढ़ करके आपका टाइम खराब हो जाएगा, फिर आप बोरिंग हो जाइएगा। और वहाँ से क्वेश्चन ये सब जो लिखा हुआ है ना, ये वही बात लिखा है जो मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ, डायरेक्ट पढ़ नहीं रहा हूँ, समझ रहे हैं ना बात। चलिए देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ें क्या आ गया कि अगर सपोज कीजिए कि कोई ऐसा पॉइंट हो जहाँ पे आपको क्या हो, मैं पहले क्या बताया हूँ कि उसमें क्या है कि मतलब जैसे कि डिस्टेंस था वो कुछ था, ठीक है। जैसे आपको मान लिया कि यहाँ से यहाँ आपको हम बताए थे कि ये आपको S1 है तो यहाँ T1 है, ये S2 है तो ये आपका T2 है। लेकिन अगर ऐसा भी केस न रहे, उसमें क्या हो कि अगर स्पीड से चल रहा है वो बात सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि डिस्टेंस अलग कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस अलग कवर कर रहा है। यहाँ रिलेटिव डिस्टेंस की आपको कंसेप्ट आ जाए, जैसे कि ये डिस्टेंस कितना कवर किया, इतना मतलब X1 कवर किया T1 टाइम में, लेकिन ये क्या है कि ये A1 के लिए डाटा है, ठीक है। ये O से चला तो A1 के लिए डाटा है, A के लिए डाटा है, और X2 किसके लिए डाटा है तो B के लिए डाटा है, जो T2 टाइम में चला इतना। तो यहाँ पे आपको क्या डिस्प्लेसमेंट इस दोनों के बीच में जो नियर डिस्टेंस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यही दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वेलोसिटी को जो कंसीडर करेंगे तो कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा ऊपर करके मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा ये होगा कि मतलब जैसे कि जितना डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया कि यहाँ पे X2 से लेकर X1 के बीच में डिस्टेंस, तो मतलब X2 माइनस X1, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। और बटे में टाइम कितना, तो जितना डिस्प्लेसमेंट है उसी में जितना टाइम लगा, तो टाइम कितना लग गया उस बीच में, टाइम का डिफरेंस कितना हो गया, तो T2 माइनस T1, तो ये आपका एवरेज क्या निकल गया, जो वेलोसिटी है ये निकल गया। लेकिन ये किस केस में, जब वहाँ पे रिलेटिव आपको डिस्टेंस दिख रहा था तब के केस में, समझ गया बात। चलिए यहाँ पे लिखा भी है कि नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, और बटे में क्या है तो नेट टाइम, यानी कि जो दोनों के बीच में टाइम है, समझ गया बात। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, आपको जो मैं पीछे बताया हूँ उसमें जितना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है रिलेटिव वेलोसिटी। ये आपको अच्छा से पढ़ना है, मैं बताता हूँ। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का आप यहाँ पे दो को देख रहे हैं, एगो ये दिख रहे हैं और एगो ये, यही दोनों चीज़ों को हमें समझना है, यही सारा कुछ है, बाकी जो लिखा है वो कुछ नहीं। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि हमें होता है क्या, जैसे कि आप देखे होइएगा, जैसे मैं पीछे क्या बताऊँ मोशन के केस में, गति के केस में ये बताया हूँ कि अगर यहाँ पे कोई स्टेशनरी है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है, और एक कोई बाइक वाले भाई साहब इधर की तरफ जा रहे हैं बाइक चला करके, ठीक है, इनके पास बाइक है, ये इधर की तरफ चला करके जा रहे हैं। तो ये क्या है, जब हम स्टेशनरी पॉइंट के रिस्पेक्ट में देख रहे थे तो ये मोशन हो रहा था सिर्फ, मतलब इसके अंदर मोशन हो रहा था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, रिलेटिव मोशन की अगर बात आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी की बात आएगा, तो सपोज कीजिए कि ये एक बाइक है, ठीक है, ये एक बाइक है और ये ए है, ए, और ये एक बाइक है जो बी है, ठीक है, बी। अब हम क्या किए कि इस दोनों के अंदर स्पीड दे दिए, कितना 50 का स्पीड दे दिए इसको भी, और 50 का स्पीड दे दिए, 50 किलोमीटर पर आवर, और इसको भी 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड दे दिए। तो अब ये जो दोनों अगर आगे की तरफ ट्रेवल करने लगा तो आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों सेम रोड पे दिखेगा, एक ही साथ दिखेगा। तो जब ए वाले भाई साहब बी वाले को देखेंगे तो इनको लगेगा कि ये मोशन में है, नहीं, क्योंकि इनके साथ ही साथ जा रहे हैं तो उनको लगेगा ही नहीं कि मोशन में है, ठीक है। अब बी वाले भी ए को देखेंगे तो इनको लगेगा मोशन में, नहीं, क्योंकि इनके साथ ही जा रहा है, क्योंकि मोशन तभी देखा जाता है जब कुछ रेस्पेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर दोनों का स्पीड सेम है तो यहाँ इसको कुछ नहीं मिला, मतलब कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन अब हम क्या किए कि यहाँ पे चीज़ें चेंज कर दिए, क्या कर दिए कि जो ए थे, ए वाले भाई साहब थे, इनका स्पीड मैंने कर दिया कितना, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो बी वाले भाई साहब थे इनका हम स्पीड कर दिए कितना, तो 50 किलोमीटर, ये 50 है, 50 किलोमीटर पर आवर कर दिए बी वाले को। अब जब आप ये देखें कि दोनों ट्रेवल कर रहे हैं रोड पे, तो आपको क्या दिख रहा है कि ए वाले भाई साहब जब बी को देखेंगे तो क्या देखेंगे कि इनसे ही आगे जा रहे हैं, ए से आगे जा रहे हैं भागते हुए, और कितना से, तो 30 के स्पीड से तो ये भी चल रहे हैं और 50 से ये चल रहे हैं। तो इनको दिखेगा, ए वाले को दिखेगा कि ये कितने 20 के स्पीड से कहाँ भाग रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आगे की तरफ भाग रहा है। लेकिन यही कोई स्टेशनरी जो आदमी कोई खड़ा होगा वो देखेगा तो देखेगा ए वाले भाई साहब 30 के स्पीड से भाग रहे हैं और बी वाले कितने 50
50 के स्पीड से भाग रहा है, तो ये रिलेटिव नहीं होगा, ये मोशन हो जाएगा। लेकिन रिलेटिव की बात करेगा तो हमें ये ए वाले का जो ऑब्जर्वेशन होगा बी वाले के ऊपर, चाहे बी वाले के जो ऑब्जर्वेशन होगा ए वाले के ऊपर, वही रिलेटिव वेलोसिटी है। जैसे कि अगर बी वाले भाई साहब ए वाले को देखेंगे तो इनको क्या लगेगा कि 20 के स्पीड से वो पीछे भाग रहा है, जबकि ये क्या हो रहा है, आगे भाग रहे हैं। तो यही होता है रिलेटिव स्पीड। अब होता क्या है, जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है दोनों आदमी, तो आपको यहाँ पे रिलेटिव कितना दिख रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर। अगर मान लीजिए इसका वेलोसिटी आप v1 मान लीजिए और इसका v2 मान लीजिए, तो यहाँ पे आपको क्या दिखा, v2 माइनस में v1, ये क्या आ गया, तो रिलेटिव वेलोसिटी आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए कि ये थे ए भाई साहब, ये जा रहा, अगर मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन, ये किसके लिए हो गया, तो सेम डायरेक्शन के लिए, सेम डायरेक्शन के लिए हो गया। अब जब ए जा रहा है इस डायरेक्शन में 30 के स्पीड से, ऊपर 30 के लिए थे, इधर भी 30 ले लेते हैं, और बी जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, बी इस डायरेक्शन में जा रहा है कितने, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब क्या हो रहा है, जब ये भाई साहब इधर की तरफ ड्राइव करते हुए जा रहे हैं और ये अपने बाइक पे पीछे की तरफ एक और भाई साहब को बैठा लिए, उनको बोला कि आप पीछे की तरफ बी को देखिए कितने के स्पीड से जा रहे हैं। तो ये देखे तो ये क्या बोले कि भाई साहब बी वाले जो है ना वो 80 के स्पीड से आगे भाग रहे हैं, लेकिन वो भाग रहे हैं 80 के स्पीड से क्योंकि इसके बीच में जो डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है किस स्पीड से, 80 के स्पीड से। क्यों, क्योंकि 30 के स्पीड से ये इधर भाग रहे हैं और 50 के स्पीड से ये भी इधर भाग रहे हैं, तो बीच के जो डिस्टेंस बढ़ रहा है वो 80 के स्पीड से। तो ये बोले कि 80 के स्पीड से वो भाग रहे हैं बी। ए की गाड़ी पे जो बैठे हैं वो बोले कि बी 80 के स्पीड से भाग रहे हैं, लेकिन बी के जो गाड़ी पे बैठे हुए ये भी क्या बोले कि ए 80 के स्पीड से भाग रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या दिखा कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो चीज़ें, अपोजिट डायरेक्शन में हो चीज़ें, तो क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ जाता है, यानी कि v1 प्लस में v2, क्योंकि दोनों का ऑब्जर्वेशन जो है क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 80 दिख रहा है। तो 80 कैसे हुआ, इसको और इसको जोड़ करके, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो जुट जाएगा। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे लिखा गया था, रिलेटिव वेलोसिटी जो है अपोजिट डायरेक्शन में कितना, इतना होता है, और सेम डायरेक्शन में इतना होता है। कभी कभी ये चीज़ें याद तो कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है, भूल जाते हैं तुरंत। लेकिन हम इसीलिए ये आपको एग्जाम्पल दिए ताकि आप समझ के इसको याद रख सकें। समझ गया बात, चलिए देखते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए इसका यूनिट दिया गया है, तो कोई मतलब खास बात ये है नहीं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब हम आपको डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे वो दिया हुआ है, इस पॉइंट को देखिए आप, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट था एक्चुअली, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था कि इसको देखिए, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज, अगर वेलोसिटी उसका इंक्रीज कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से इधर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, यहाँ वेलोसिटी था v1 और यहाँ v2 हो गया, इंक्रीज कर रहा है, तो उस डायरेक्शन, उस केस में क्या होगा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन होता क्या है, वेलोसिटी क्या जो चेंज होता है टाइम के रेस्पेक्ट में वही होता है। जैसे एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, तो क्या यहाँ v2 माइनस में v1 बटे में t, जिस टाइम के ड्यूरेशन में जो चेंज हुआ वेलोसिटी वही क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है। तो अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये किस में आएगा, ये पॉजिटिव में आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर वाला टर्म। तो ये टाइम से जब डिवाइड देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है आगे जाने पर, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या, यहाँ v1 वेलोसिटी था, यहाँ v2 है। अब ये था पहले 40 की स्पीड, अब ये हो गया 30 की स्पीड, तो ये क्या हो गया, घट गया वेलोसिटी। जब घट जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। उसको 2-3 नाम से जानते हैं, एक तो नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद भी इसको क्या बोलते हैं कि डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। जहाँ न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आगे आएगा वहाँ आपको बताएंगे हम, डी एक्सेलरेशन या यानी कि रिटार्डेशन भी इसको हम बोलते हैं, सब चीज़ बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट देखिए कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, कब होगा जीरो, अब मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करें, वेलोसिटी को घटा रहे हैं, मतलब बड़ा माइनस छोटा, तब हम एक्सेलरेशन लिख रहे हैं, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल लिख रहे हैं। तो अगर ये दोनों सेम हो जाए, फाइनल v1 इक्वल टू में v2 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। किस केस में होता है, तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाता है तब होता है। समझ गया बात, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन पिछले बार भी एग्जाम में आया था, आप मोस्ट प्रोबेबली मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठेगा, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, इसको आप रट लीजिए। रट क्या लीजिए, मैं समझा देता हूँ। देखिए जिस चीज़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मैग्नीट्यूड होता है ओनली, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक मैं बता दिया हूँ कि ये 10 ही है, ठीक है, ये 10 है, तो ये क्या हो गया, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। लेकिन मैं ये बोल दूँ कि ये क्या है, 10 है, लेकिन किधर की तरफ है, तो ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ, इसके पास डायरेक्शन भी हो गया और मैग्नीट्यूड भी हो गया 10, तो ये क्या हो गया, यही हो गया वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा हो गया, तो वेक्टर। ये कैसा हो गया, तो स्केलर। जैसे कि हम बाजार में जाते हैं, बोलते कि आप हमें 10 kg चावल दीजिए, तो क्या हो गया, आपको ये चीज़ हो गया, आपको वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन आप कहीं रास्ते पे जाते रहते हैं और किसी से पूछते हैं भाई साहब बाजार किधर की तरफ है, चाहे आप जो भी बाजार है उसका नाम लेकर पूछते हैं, तो क्या बोलते हैं कि आप यहाँ से पूरब की तरफ 10 किलोमीटर चले जाइए। तो उसमें क्या हो गया, आपको 10 किलोमीटर तो गए ही गए, लेकिन आपको पूरब की तरफ भी जाना पड़ा, डायरेक्शन के साथ जाना पड़ा, तो वो क्या हो गया, वही हो गया यहाँ पे वेक्टर
वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। और स्केलर आपको क्या हो गया कि जो आप 10 kg मांगे डायरेक्ट और वो दे दिए, वो क्या हो गया, स्केलर हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ ओनली, लेकिन इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। किसके अंदर, तो जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिख लीजिए वेक्टर और ये होता है स्केलर। अब इसका एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे कि आपको हम पीछे बताए हैं क्या, डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होता है एक ऐसा होता है तो स्केलर क्वांटिटी होता है। मास हो गया वो भी स्केलर हो गया, स्पीड हो गया स्केलर हो गया। एरिया, जो आप एरिया निकालते हैं तो उसमें क्या कोई डायरेक्शन थोड़ी ना रहता है। जैसे कि मान लिया जाए कि ये एक आपको रेक्टेंगल दे दिया, ये 10 दे दिया और ये 8 दे दिया, तो आप क्या बोल रहे हैं, 80 हो गया, 80 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसके पास कहाँ है कुछ मतलब डायरेक्शन, ये तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ही है ना। जैसे कि वॉल्यूम हो गया, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम, वर्क हो गया आपका, पावर हो गया, प्रेशर हो गया, चार्ज हो गया, लेंथ हो गया, ये सब क्या है, तो ये सब के सब स्केलर है, मतलब अदिश राशि है। समझ गए हिंदी वाले भाई साहब। उसके बाद देखिए जो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि हम आपको बोले थे ना कि डायरेक्ट जो पाथ जा रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट है, तो ये दोनों में कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते थे। इसको आप दोनों को कोरिलेट करके याद रखिए, ठीक है। उसके बाद क्या, तो वेलोसिटी, क्योंकि होता था डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, इसीलिए। तो एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट। देखिए ये वेट जो होता है एक्चुअली फोर्स के ही टर्म में होता है, दोनों का जो मतलब यूनिट होता है न्यूटन ही होता है। तो आप ऐसे इसको कोरिलेट करके याद रखिएगा। टॉर्क जो होता है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क से कभी कभी क्वेश्चन भी आता है, मैं आगे डिस्कस करूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क को हम टी से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, फोर्स इनटू में क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टॉर्क। ये जनरली जो मतलब रोटेशन, जो रोटेटिंग बॉडी होता है ना, जैसे कि आप मशीन को देखते हैं रोटेट करते हुए, उसके ऊपर जो फ्लाई व्हील लगा होता है वो एक्चुअली टॉर्क को हम वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। जो फ्लाई व्हील लगा होता है आप देखते हैं छोटा सा जो रोटेट करते रहता है, हम टॉर्क का ऑब्जर्व वहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब कैसा है, तो ये सब के सब वेक्टर क्वांटिटी, सब एग्जाम्पल आपको याद रखना है। चले आगे, चलिए देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको बात कर रहा है सर्कुलर मोशन के बारे में। तो सर्कुलर मोशन के बारे में जो बात कर रहा है, तो आपको सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो सर्कुलर मोशन क्या है, जो एक मतलब रास्ते के ऊपर, जैसे मान लीजिए कि एक गोला बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, इस पर जो घूमते हैं ना, जो घूमने का जितना भी गतिविधि है ना, वो सब सर्कुलर मोशन के अंदर आ जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ 2 ही 3 पूछा जाता है, मैं वो आगे डिस्कस आपको करता हूँ, ठीक है। ये देखिए एक लाइन पढ़ लीजिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स एलोंग ए सर्कुलर पाथ। जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, मास उसका m है यहाँ पे, और ये सर्कुलर पाथ में घूमता है विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म स्पीड में घूमेगा तो स्वाभाविक है क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। आगे चलिए मैं बताता हूँ जो पॉइंट आपके यूजफुल है, ये सब यूजफुल जो नहीं है उसको छोड़िए। देखिए यहाँ पे आपको एंगुलर वेलोसिटी की बात किया है। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से लिखते हैं, और जब भी हमें जैसे कि सर्कुलर पाथ में हम अगर देखते हैं तो हम यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी नहीं देखते, हमें पता नहीं होता लीनियर वेलोसिटी, हम पहले एंगुलर वेलोसिटी ही निकालते हैं, उसके बाद हम एंगुलर को लीनियर में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो कैसे, तो आगे मैं बताता हूँ। v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है, क्योंकि जब भी आपको सर्कल में अगर कोई भी चीज़ चलता है तो सेंटर पॉइंट से इसका कुछ डिस्टेंस जो होता है ऑब्जेक्ट का, यानी कि जो वस्तु है उसका, तो उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, आर यानी कि रेडियस, और यहाँ इसका मास m है ऑलरेडी, ठीक है। चलिए देखिए, और इसके अंदर जो अब इसके अंदर जो वेलोसिटी होता है उसी को बोलते हैं क्या, एंगुलर वेलोसिटी, और उसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए ये जो एंगल जो बन रहा है ना थीटा, ये एंगल थीटा जो बन रहा है, आप ये क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो है एक चाप है, मतलब आर्क है, ठीक है, ये चीज़ है ये, और ये है आपका रेडियस। जैसे कि मेरा तो इधर पेन नहीं चल रहा, ये है आपका रेडियस, ठीक है। और ये ए से लेकर बी पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस आपको दिया है। हम सबसे पहली बात इसमें क्या करेंगे कि एक चीज़ हमें याद रखना है, क्या कि ओमेगा इजकल टू क्या होता है, थीटा बटा में आर। आप ये चीज़ पढ़े होइएगा हिंदी में कि कोण इजकल टू में क्या, चाप बटा में क्या, त्रिज्या। मतलब इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो एंगल इजकल टू में चाप मतलब आर्क बटे में क्या, रेडियस। ये चीज़ें अगर आपको पता है तो सारा आपका समस्या दूर हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या, ये जो मतलब एंगुलर वेलोसिटी है, इसका यूनिट अगर मैं बात करूँ तो रेडियन पर सेकेंड। इसका कई बार डायमेंशन के लिए पूछ लेता है, तो इसका डायमेंशन डायरेक्ट क्या, t-1 हो जाता है, ठीक है। डायमेंशन अगर पूछ लेता है तब मैं आगे आपको चर्चा करूँगा, ठीक है।
तो आपको यहाँ से क्या क्या याद रखना है कि ये आपको रेडियस तो गिवन रहेगा, ठीक है। ये भी स्पीड, कई बार ये डिस्टेंस जो है ये निकालने के लिए पूछ लेगा तो आपको रिलेशन देगा, जो मैं आगे न्यूमेरिकल में आपको कराऊंगा। अगर ये थीटा यहाँ पे दिया है, ये आर दिया है, तो ये आपका अर्क निकल जाएगा, जो मतलब जो एस है वो निकल जाएगा। या तो आपको एंगुलर वेलोसिटी कभी कभी निकालने के लिए बोलेगा और थीटा भी दे देगा, लेकिन थीटा वो एंगल में देगा, आपको उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद जो टाइम दिया होगा कि ये ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, उसे भाग दे दीजिएगा, तो आपको क्या यहाँ पे निकल करके आ जाएगा, जो निकल के आ जाएगा आपका एंगुलर वेलोसिटी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे निकल करके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या होता है कि इसको अगर हमें लीनियर में कन्वर्ट करना होता है, जो हम ऐसे लीनियर में, एंगुलर का मतलब ये था कि ऐसे चल रहा था, और लीनियर का मतलब क्या है कि ऐसे चल रहा है। अगर इस वेलोसिटी में हमें कन्वर्ट करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें आर से जो उसका रेडियस है उससे हमें गुना करना पड़ेगा, तब हमें ये क्या लीनियर वेलोसिटी निकल जाएगा, यानी कि लीनियर स्पीड निकल जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है यू लीनियर स्पीड, ठीक है। अब ये क्या दिया, आर क्या दी, रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पाथ, जो ये जो रेडियस था यही था, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसको देखिए, ये जो है सेंट्रीफ्यूगल आगे, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। इस फोर्स की खास बात क्या है कि जैसे कि ये हमेशा टुवार्ड्स द सेंटर लगता है। जैसे कि मान लीजिए, आपको मैं पहले एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि आप साइकिल से चाहे बाइक से कहीं भी घूमते हुए तो रोड पे क्या देखते हैं, गोलंबर देखते हैं ना, इस टाइप के गोलंबर बना रहता है, और ये चारों साइड रोड रहता है। आप कैसे ऐसे करके ड्राइव करते हैं, ऐसे ड्राइव करते हैं। तो जब भी अगर मान लिया जाए कि आप ऐसे सर्कुलर पाथ पे जो घूमते हैं, तो आप क्या किधर की तरफ झुक जाते हैं, तो इधर की तरफ, जिधर गोलंबर रहता है उसी साइड में आप झुक जाते हैं। ये क्यों झुक जाते हैं, तो इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से आप झुकते हैं अंदर, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है किधर, टुवार्ड्स द सेंटर लगता है, मतलब इधर के तरफ ही। अगर आप ऐसे घूम रहे हैं तो ई टुवार्ड जो आपका सेंटर बन रहा है, जो आपका आप देख रहे हैं ऐसे कर्व पाथ पे घूम रहे हैं, तो ये जो आपका सेंटर जो रेडियस बनेगा तो इधर के ही तरफ लगता है। कौन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। इस बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के आप किसी भी सर्कुलर पाथ पे नहीं घूम सकते हैं। बात समझे, जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट नहीं करेगा आपके, मतलब जो बॉडी घूम रहा है उस पर, तो तब तक वहाँ पे आप नहीं घूम सकते हैं। समझ गए बात। अब इसके लिए देखिए, जब से आप घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ पे, तो यहाँ पे क्या आपके पास एक रेडियस होगा। जैसे कि मान लीजिए सर्कुलर पाथ पे आप यहाँ घूम रहे हैं, तो आपके पास जो यहाँ से सेंटर से होगा एक रेडियस होगा। तो ये रेडियस तो आपको हो गया। आपको हम क्या बताएं कि सेंट्रीपिटल मतलब जैसे कि आप अगर सर्कल में घूमते हैं तो आपके पास जो मतलब एंगुलर वेलोसिटी होगा उसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका फोर्स लग रहा है वो आपको डायरेक्ट लीनियर वेलोसिटी में दिया है। तो आप लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको आगे डायरेक्ट फार्मूला में इसी तरह से बना के दिया हुआ है कि v इक्वल टू में आर ओमेगा। यहाँ पे v को u से लिख दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इन चीज़ों को याद रखिए कि भी यहाँ पे फोर्स क्या है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, यह आपको कि मास जो है उस ऑब्जेक्ट का, जो बॉडी है, जो वस्तु घूम रहा है उसका मास है, और उसका वेलोसिटी जब वो कर्व पाथ पे घूम रहा है। तो अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट कर्व पाथ पे घूमता है तो उसका स्पीड कम कर लेना होता है उसे। क्यों स्पीड कम कर लेता है, तो यही क्योंकि उस समय क्या होता है कि उसके ऊपर ये सेंट्रीपिटल फोर्स काम करते रहता है, जो उसको अंदर की तरफ खींचते रहता है। इसी वजह से वहाँ पर उसका स्पीड कम कर लेना पड़ता है, और उसके रेडियस से इसमें हम डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पर आपको चेंज करना होगा तो इसके यहाँ पुट कर लीजिएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, आपका आगे जो है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। जैसे कि हम पीछे जो बात किए थे वो कौन था, सेंट्रीपिटल फोर्स था। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या बोलते हैं हिंदी में, अभिकेंद्री, और इसको क्या बोलते हैं, अपकेंद्री बल बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे वो सेंटर की तरफ लग रहा था ना, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है यहाँ पे, तो वो फोर्स लग रहा था सेंटर की तरफ, लेकिन ये फोर्स सेंटर की तरफ नहीं लगता, मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। ये फोर्स कहाँ अप्लाई होता है, सेंटर के बाहर की तरफ। इसको और क्या बोलते हैं, तो स्यूडो फोर्स के नाम से भी ये फोर्स जाना जाता है, क्योंकि ये फोर्स जो है ओनली इमेजिन किया जाता है, इमेजिनेशन किया जाता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम का भी कोई चीज़ है। इसका एक्चुअली यूज जो किया जाता है वो कहाँ होता है, ये एग्जांपल में कई बार पूछा जाता है। जैसे कि क्रीम सेपरेटर में, जैसे कि आप देखते हैं ना कि जैसे कि मतलब देखिएगा आप, दूध से क्रीम निकालने वाला मशीन कुछ ऐसा होता है। उसमें देखिएगा कि जब ये रोटेट करने लगता है, इस तरह से रोटेट करने लगता है, तो जो क्रीम होता है ना बिल्कुल ऐसे साइड में चला जाता है, और जो पानी टाइप के जो दूध बच जाता है वो बीच में बच जाता है। तो ये जो सेपरेटर जो ये मशीन जो वर्क करता है वो किस पे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में ही काम करता है। ये क्रीम सेपरेटर मशीन हो गया। चाहे आप ये देखते हैं कि जैसे कि ड्रायर होता है, आप कपड़ा धो लेते हैं ना, तो ड्रायर मशीन आता है उस सुखाने के लिए, तो वो भी किस पे काम करता है, तो इसी के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये सब पूछा गया है 2-3 बार क्वेश्चन, ठीक है। वॉशिंग मशीन होता है वो भी इसी के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इन चीज़ों को आपको भी याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट है आपका ये प्रोजेक्टाइल
मोशन या प्रोजेक्टिव मोशन। यहाँ से एक्चुअली इसका 2-3 फार्मूला है, वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए एक बार हम इसको डिफिनीसन आपको बता देते हैं क्या है। ऐसे तो मैं समझा दूंगा लेकिन पहले डिफिनीसन बता देता हूँ। व्हेन ए बॉडी मूव्स अंडर एन एक्सेलरेशन हुज डायरेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी देन बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी चेंज विथ टाइम। मतलब इसमें होता क्या है कि जो वेलोसिटी यहाँ से चलता है उसके बाद मतलब किसी न किसी एंगल पे चलता है, तो बाद में जब आगे बढ़ने लगता है तो होता क्या है, टाइम के साथ इसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ से, जैसे कि मैं इधर बना के थोड़ा आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ, रुकिए, क्योंकि एक्चुअली मेरा पेन जो चलता है ना आधे ही मेरा पेन टैब जो है आधे ही मोबाइल में चलता है, पूरे में नहीं चलता है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ थोड़ा, ताकि यहाँ समझ में आपको आ जाए। यहाँ से मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंका गया, ठीक है, यहाँ से फेंका गया बाहर की तरफ, तो इसका वेलोसिटी था b जब ये स्टार्टिंग में फेंका गया था। बाद में इसको ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया क्या कि ये आगे जाकर कहीं ना कहीं गिरेगा, कहीं ना कहीं पीक पॉइंट पे भी आएगा। जब पीक पॉइंट पे जाता है इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेंज, कि कितना दूर तक गया, तो इसको डिनोट करते हैं किससे, r से, और हाइट को h से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे तो इसके पास वेलोसिटी था, लेकिन ये वेलोसिटी को इधर नहीं जाना था, अब ये वेलोसिटी मूव इधर भी घूमेगा, तो जब ये वेलोसिटी इस रास्ते से घूमेगा तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दिया, एक तो इसके पास ये वेलोसिटी था, और दूसरा क्या वेलोसिटी, एक वेलोसिटी इसका कंपोनेंट जो होगा ऊपर की तरफ और एक कंपोनेंट इसका नीचे की तरफ होगा। तो ये वेलोसिटी था एक्चुअली v जो नीचे से आया था। अब क्या हुआ कि जब यहाँ थीटा बना रहा था हॉरिजॉन्टल के साथ, तो यहाँ भी ये थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, और ये जो पूरा का पूरा है ये तो 90 डिग्री बन रहा है, समझ रहे बात, ये तो 90 डिग्री बन रहा है, ये थीटा कितना 90 बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो 90 माइनस थीटा। इस सब कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये थीटा बना, तो अब अगर ये इधर की तरफ इस रास्ते पे घूमेगा तो इसका वेलोसिटी पहले v था, तो अब क्या हो जाएगा, v cos थीटा हो जाएगा इसका वेलोसिटी, जो इस डायरेक्शन में होगा। तो रिजल्टेंट अब हम निकालेंगे इसके हेल्प से, और इस डायरेक्शन में जो अपवर्ड होगा वो हो जाएगा v sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि v cos थीटा अगर लेंगे तो हमें 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा, तो ये साइन थीटा ही हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, v sin थीटा। तो आप क्या देखिए, टाइम के साथ मतलब अगर यहाँ तक आया तो टाइम तो लगा ही, तो टाइम के साथ अब क्या देखें कि इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर गया, नहीं चेंज कर गया, पहले v था अब v cos थीटा हो गया, v sin थीटा हो गया। इसका हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो कुछ और हो जाएगा, तो मतलब ये चीज़ें चेंज करता है। आगे यहाँ पे जो मैं कलर किया हूँ उसको पढ़िए, कह रहा है द बॉडी मूव्स ऑन ए कर्व पाथ इन ए प्लेन, दिस टाइप्स ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ये तो सिंपल बात कह रहा है कि जो बॉडी मतलब जो बॉडी है वो कर्व पाथ में, ये कर्व पाथ ही है एक्चुअली, ये कैसा पाथ है, कर्व पाथ है, इस पाथ में जो घूमता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। इसका जो 2-3 फार्मूला है आगे ये मैं आपको बताता हूँ, वहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए कई बार तो आपको डायरेक्ट ये पूछ लेगा कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये ऑप्शन में डायरेक्ट दे करके। देखिए ये मतलब फ्लाइट टाइम, जो फ्लाइट टाइम है इसका मतलब ये कौन सा टाइम हो गया, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक के बीच था, फ्लाइट टाइम का मतलब हो गया ये पूरा का पूरा टाइम। जैसे कि बॉडी यहाँ से चला ए से और बी तक जाके गिर भी गया, तो ये पूरा टाइम को क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में इसको बोलते हैं फ्लाइट टाइम, ठीक है। इसमें आपको कभी कभी ऐसे पूछ लेगा, ये फ्लाइट टाइम जो होता है टोटल टाइम, इसमें आधा पर जब यहाँ पे मैक्सिमम पर आया इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और ये जो नीचे गया इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये दोनों जोड़ करके टाइम ऑफ एसेंट प्लस में टाइम ऑफ क्या, डिसेंट, ये दिया हुआ है कितना, तो 2u sin थीटा बट्टे में कितना g। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा, यहाँ पे आपको थीटा का वैल्यू दे देगा तो आपको टाइम ऑफ एसेंट प्लस में टाइम ऑफ डिसेंट निकलेगा। लेकिन आपसे अगर सिर्फ टाइम ऑफ एसेंट पूछ ले या टाइम ऑफ डिसेंट, तो आपको यहाँ से 2 हटा देना है, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, जब इसका पूछ ले तो यानी कि u sin थीटा बट्टे में g हो जाएगा। आप बात समझ गए, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है हर हालात में, ठीक है। उसके बाद देखिए हाइट, ये हाइट क्या था, ये जो मैक्सिमम ये कवर कर रहे थे यही था इसका हाइट। तो हाइट जो होता है इसका, जिसको हम एच से लिखते हैं, इसका क्या होता है कि u² sin² थीटा बट्टे में कितना 2g। ये देखिए हाइट। और रेंज क्या, तो ये जो हो गया रेंज आपका, ये चीज़ें रेंज हो गया। अब ये रेंज हो गया, रेंज कैसे लिखा जाता है, तो r = u² sin 2 थीटा बट्टे में कितना g। अब इसको मैं यहाँ पे लिखा क्यों हूँ, थोड़ा सा मैं आपको याद करने के लिए बताता हूँ। देखिए जैसे कि हाइट, यानी कि इसका मतलब आपको जब भी हाइट बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या आ जाता है, बहुत ऊंचा वाला चीज़। तो ऊंचा आप मतलब ऊंचा करने के लिए आपको ऐसे दिमाग में रखना है कि हम दोनों चीज़ को क्या कहे हैं, स्क्वायर किए। जब किसी चीज़ को स्क्वायर करते तभी तो ऊपर बढ़ता है, तो हम यहाँ ऊपर में दोनों का स्क्वायर कर दिए। जब भी आपको दोनों का स्क्वायर दिखे ऊपर में, तो आपको क्या मान लेना है कि वो हाइट का फॉर्मूला है, क्योंकि आपको ऑप्शन में देगा, तो अगर इतना भी दिमाग में क्लिक कर जाएगा तो आप छांट लीजिएगा।
उसके बाद जब रेंज पे आप आते हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि रेंज पे जो आपको चेंजिंग क्या दिखा कि यहाँ से स्क्वायर हट गया और ये स्क्वायर ही डायरेक्ट शिफ्ट कहाँ हो गया, तो 2 थीटा, मतलब थोड़ा सा इससे ये नीचे आ गया और यहाँ से ये नीचे आया, इसके वजह से यहाँ से 2 हट गया, मतलब यहाँ से 2 हट गया सिर्फ यहाँ से, और ये यहाँ पे जो था यहाँ से 2 हट गया और ये नीचे शिफ्ट कर गया। आपको क्या हाइट का फॉर्मूला याद रखना है। हाइट के फॉर्मूला में क्या आपको थोड़ा सा मतलब ध्यान रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ये, ठीक है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है। यहाँ से क्या कर रहे हैं कि इस 2 को नीचे रिप्लेस कर रहे हैं और इस 2 को हटा दे रहे हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे अब ये चीज़ें बन गया। क्या आपको करना है, इस 2 को नीचे रिप्लेस कर देना, इस 2 को हटा देना है। समझ गया बात। तो आपको ये तीनों फॉर्मूला यहाँ से याद हो जाएगा। अब देखिए वो पॉइंट है, ये कई बार सीधे सीधे डायरेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। ये पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ इसको, आप ऊपर वाला चीज़ तो समझ ही गए। अब यहाँ देखिए ये कह रहा है कि वी ड्रॉप ए बॉल फ्रॉम ए रूफ एंड द सेम टाइम थ्रो अनदर बॉल हॉरिजेंटल डायरेक्शन, देन बोथ द बॉल्स वुड स्ट्राइक ऑन अर्थ साइमल्टेनियसली एट ए डिफरेंट प्लेस। इसका कहने का मतलब आप समझ गए, नहीं ना समझे? देखिए या समझ गए तो बहुत अच्छा है, मैं फिर भी थोड़ा बताता हूँ। देखिए क्योंकि सब लोग को एक ही बार में नहीं समझ में आता है, इसीलिए बताना चाहिए हमें। क्योंकि देखिए आपका उद्देश्य हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि हम पास हो जाए, लेकिन एक टीचर का उद्देश्य होता है ना कि हमारे क्लास में जितना भी विद्यार्थी है ना, अगर वो सब पास हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, है कि नहीं? तो मेरा उद्देश्य यही है। तो इसीलिए मैं चाहता रहता हूँ कि सब कुछ को तोड़ दूँ, क्योंकि बहुत सारे इसमें लोग होंगे जो देख रहे होंगे वीडियो, उनको ये सब चीज़ें आ रहा होगा, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं के लिए तो नहीं पढ़ाते ना, हम उन सब के लिए पढ़ाते जिनको आ रहा है वो रिविज़न कर ले और जिनको नहीं आ रहा है वो सीख ले। ठीक है, ये बेहतरीन बात है। चलिए देखिए, हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, रूप है और ये एक बंदा खड़ा है यहाँ पे, इनके पास सब कुछ है, अपना 2 हाथ गोर सब कुछ है, ठीक है। ये रूप पे खड़ा है और ग्राउंड है ये, ठीक है। अब ये क्या किए भाई साहब, एक बॉल को लिए और टपका दिए ऐसे नीचे, और दूसरा बॉल के लिए और ऐसे फेंक दिए, यहाँ पे गिरा। तो मतलब अलग अलग प्लेस पे तो गिरा, बात सेम है, लेकिन ये कह रहा है क्या, टाइम सेम लगा। अगर आप ऐसे देखिएगा तो देख के आपको नज़ारा लगेगा कि नहीं टाइम अलग लगेगा, सर ये जल्दी गिर जाएगा और ये ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये भाई साहब फिजिक्स है, यहाँ फिजिक्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप अगर मूड़ी पे, अगर मान लीजिए कि आप एक आदमी हैं, आप मूड़ी पे 50 किलो के बोझा लेकर भर दिन खड़े रहिएगा, तो फिजिक्स बोलता है आप काम नहीं किए। क्यों? क्योंकि आप 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं जिसके साथ आप खड़े हैं, और cos 90 जो होता है वो 0 होता है, और जो वर्क का फॉर्मूला होता है ये फेस cos थीटा होता है। तो आप यहाँ पे खत्म हो गए, मतलब आपका यहाँ पे वर्क नहीं हुआ। तब फिजिक्स के हिसाब से हमको चल के देखना है। तो आप क्या देखते हैं, जब भी कोई चीज़ हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो ut प्लस में क्या, हाफ GT² होता है, यही होता है। अब देखिए इस दोनों के केस में आपको नहीं दिख रहा है कि रूफ से लेकर के इस ग्राउंड का हाइट सेम है। तो जब हाइट सेम हो गया और जब वो गिराया इनिशियल में, तो इनिशियल टाइम में उसका क्या हो गया कि उसका u0 रहा होगा इनिशियल, तो ये टर्म क्या हो गया 0, और ये क्या हो गया, दोनों के लिए सेम हो गया। ये h1, अगर मैं इसको h1 मान लूँ और दूसरा क्या h2 = लिख लूँ हाफ GT², तो आपको क्या, ये दोनों अगर सेम हो जाएगा LHS, तो RHS भी सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। और इसमें देख रहे हैं क्या कि G हमेशा जो लगता है ऊपर से गिरते हुए वस्तु पे, तो हमेशा ये कांस्टेंट होता है। तो G भी कांस्टेंट हो गया, तो आपको नहीं लगता आप सब कुछ इसमें बराबर हो गया, तो ये T भाई साहब क्यों बचेंगे, ये भी बराबर ही हो जाएगा। अगर यहाँ आप T1 लिए थे और यहाँ T2 लिए थे, तो T1 = में T2 होता है। बहुत लोग को ये कन्फ्यूजन इस बात का रहता है कि सर ऐसे दिख तो नहीं रहा है। तो यहाँ से आप देखिए, इस फॉर्मूला से जब देखिएगा ना, जो फिजिक्स के दिया हुआ फार्मूला है, यानी कि गति का सेकेंड, मतलब ये गति का जो सेकेंड इक्वेशन है वो है, मतलब मोशन का सेकेंड इक्वेशन है। मैं आगे मोशन पढ़ाऊंगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो उसमें मैं तीनों का एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ आप सिर्फ इतना देखिए। उसके बाद देखिए ये पॉइंट देखिए आप, ये पॉइंट क्या कह रहा है कि हॉरिजेंटल रेंज इज सेम व्हेन द बॉडी मूव्स प्रोजेक्टाइल में। मतलब यहाँ पे आप जो देखे थे ऐसे जो घूम रहा था, तो यहाँ पे एक तो बन रहा था, आपको यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि थीटा, ये मान लीजिए कि ये थीटा बन रहा था, कि 90 - थीटा बन रहा था। तो ये दोनों के लिए क्या होगा कि रेंज जो होगा, रेंज हॉरिजेंटल रेंज जो होगा वो सेम होगा दोनों के केस में, या थीटा है या 90 डिग्री, 90 - थीटा है तभी। अब यहाँ पे देखिए जो मैक्सिमम रेंज जो होगा कहाँ पे होता है, तो 45 डिग्री पे होता है। आपको रेंज = हम फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे, तो यहाँ पे जो रेंज = फार्मूला है उसमें आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको थीटा का वैल्यू डाल देना। सिर्फ थीटा का वैल्यू आप जब डालिएगा, जैसे कि आपको u² sin 2 थीटा, यही बताए थे ना। और क्या बताए थे कि ये हाइट वाले में से नीचे शिफ्ट किया है, तो G वाले में से 2 हट गया, यही बताए थे रेंज का फार्मूला। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर आप 45 डिग्री लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 मतलब ये 90 बन जाएगा, और साइन 90 कितना होता है 1। तो अगर इसका वैल्यू, जो साइन का वैल्यू है मैक्सिमम कितना होता है, तो 1 ही होता है। जब ये मैक्सिमम दे दिया तो इसके मतलब क्या होगा, ये भी मैक्सिमम हो जाएगा। इसको मैक्सिमाइज, आर को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको यही तो हटाना था, और ये हटाने का मतलब क्या, आपको 1 दे दिया। समझ गया बात? चलिए देखते हैं आगे। तो मैक्सिमम कितने पे होगा, 45 डिग्री पे। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। चलिए आगे थोड़ा देखते हैं। देखिए
आगे यहाँ पे फोर्स की बात कर रहा है, मैं फोर्स के बारे में विशेष चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि आपको पता है ये सब चीज़ें। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है क्या, मास इनटू में एक्सीलरेशन, ये सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ही बात ध्यान में रखना है, वो बात क्या ध्यान में रखना है कि फोर्स क्या होता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इससे विशेष आपको कुछ नहीं आएगा। जैसे कि F इक्वल टू में ma आपको पता है जो न्यूटन के सेकंड लॉ से आता है, तो बस या तो सिंपल नोमरिकल आएगा तो आपको यहाँ से निकल जाएगा जिसमें आपको वेलोसिटी अलग अलग दे देगा, फिर उसमें टाइम भी देगा जहाँ से आपको एक्सीलरेशन निकाल करके और फिर आपको फोर्स निकालने के लिए बोल सकता है, ठीक है। तो यहाँ से इतना ही बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए इनर्सिया, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, कभी कभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन बनता है। तो देखिए इनर्सिया जो होता है ये क्या होता है कि पहले आपको ये डिफिनीशन को एक लाइन के पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ विच द अपोज, मतलब अपोज ओनली चेंज इन देयर प्रजेंट स्टेट इज कॉल्ड इनर्सिया। मतलब सिंपल बात क्या है कि जो जिस पोजीशन में वो चीज़ें है ना, उस पोजीशन से जब हम उसको चेंज करते हैं और उस चेंज करने में जो बाधा आता है, मतलब जो अपोज आता है, उसी को क्या बोलते हैं, इनर्सिया बोलते हैं। सपोज कीजिए कि आप मतलब कहीं पे हैं, मतलब आप कहीं पे हैं और ठीक है, और यहाँ पे कोई सामान रखा हुआ है, ठीक है, एक टेबल ही रखा हुआ है, सपोज कर दिए एक टेबल रखा हुआ है, ठीक है, ये टेबल रखा हुआ है, आप इसको क्या कर रहे हैं कि इधर की तरफ खींच रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, जैसे कि थोड़ा सा आप फोर्स लगाएं और ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा भारी है और आप थोड़ा सा फोर्स लगाएं तो ये आगे की तरफ नहीं खींचा, मतलब आगे की तरफ नहीं बढ़ा। इसके मतलब क्या है, ये क्यों, कौन इसको पीछे की तरफ खींच के रख रहा है, तो ये जो नीचे की तरफ जो इसका जो मास है उसके वजह से, इसके मास जो है मास, उसके वजह से एक फोर्स क्रिएट हो रहा है डाउनवर्ड, ग्रेविटी की वजह से। तो यही फोर्स जो है इनर्सिया फोर्स होता है। और यही जो यहाँ पे जो आपको खींचने में जो प्रॉब्लम आ रहा है और यहाँ पे इसके बीच में जो रेजिस्टेंस लग रहा है, ये क्या है, तो यही इनर्सिया है। अब इनर्सिया होता है क्या, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो वो सिर्फ और सिर्फ मास पे मेनली डिपेंड होता है। जैसे कि मान लीजिए एक ट्रॉली है, छोटा सा ट्रॉली है, तो अगर इसको आप देखते हैं कि जैसे कि मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने, तो थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं और ये आगे की तरफ बढ़ जाता है। इनर्सिया तो यहाँ भी लग रहा है, अपोज तो ये भी कर रहा है। अगर आप इसको छोड़ दीजिएगा, जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाइएगा तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। इसके मतलब इनर्सिया इसमें भी लग रहा है, लेकिन कम इनर्सिया लग रहा है। लेकिन अगर यहीं पर मान लीजिए कि एक बड़ा सा गाड़ी है, ठीक है, एक जीप पड़ा हुआ है, ठीक है, या मतलब कार पड़ा हुआ है, अगर इसको आपको मान लीजिए कि हम अगर बोलेंगे कि थोड़ा सा फोर्स दे दीजिए इसको, तो क्या आप जितना ट्रॉली को मतलब आगे बढ़ाने के लिए फोर्स लगा, क्या उतना ही फोर्स यहाँ पे लगेगा, तो नहीं। क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि इतना फोर्स से क्यों नहीं आगे बढ़ा, तो इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि इस कार का जो मास है ये बहुत ज़्यादा है। किसके कंपेरिजन में, तो इस ट्रॉली के कंपेरिजन में। तो जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उसके ऊपर क्या होगा कि इनर्सिया उतना ज़्यादा लग रहा है। समझ गए बात। इनर्सिया का 4-5 एग्जाम्पल होता है, उसको आपको याद रखना है। जैसे कि आप देखते हैं ये मतलब क्वेश्चन कई बार आप पढ़े भी हो कि जैसे कि आप बस में अगर मतलब ट्रेवल करते हैं तो जब आप विरामावस्था में बैठ जाते हैं चुपचाप, ठीक है, ऐसे बैठ जाते हैं, लेकिन जब गाड़ी स्टार्ट होता है तो क्या होता है, जब आगे की तरफ मतलब गाड़ी बढ़ता है तो आप पीछे की तरफ हो जाते हैं। क्यों पीछे की तरफ हो जाते हैं कि क्योंकि जब आप बैठे थे विरामावस्था में तो उस समय में क्या था कि आपका पैर और बस दोनों एक साथ है, ठीक है, और जब गाड़ी चलना शुरू हुआ तो क्या हुआ, आपका पैर भी चलना शुरू हो गया, मोशन में हो गया, लेकिन आपका जो यहाँ कमर से ऊपर का बॉडी है ये उसके साथ अटैच नहीं था, ये एक अलग पार्ट हो गया था, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मतलब इनर्सिया के वजह से कहाँ, तो पीछे की तरफ झुक गया। अब फिर आप क्या करते हैं, थोड़ी देर में उसको स्टेबल करके और आगे लेकर के आते हैं, मतलब फोर्स लगा करके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जो आप पीछे की तरफ गए ये इनर्सिया मतलब रेस्ट की वजह से जो यहाँ पे इनर्सिया था उसी की वजह से हुआ। जब उसी तरह से जब गाड़ी में ब्रेक लगता है अचानक, जब अब आपका बॉडी जब मोशन में हो जाता है, जब आगे की तरफ ब्रेक लगता है तो आप कहाँ जाते हैं, फिर पीछे आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो वो क्यों झुकते हैं, वो भी मतलब गति के इनर्सिया के कारण, जो मोशन है उसके इनर्सिया के कारण आप आगे झुके, लेकिन पीछे झुके थे किस वजह से, तो रेस्ट ऑफ इनर्सिया की वजह से आप पीछे मतलब झुके थे। समझ गए बात। तो इतना बातों को आपको दिमाग में ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्सिया है, और ये आपको एक बात और ध्यान रखना है, जो इनर्सिया होता है ये ट्रांसलेशनल स्पीड होता है इसमें, मतलब ट्रांसलेशनल मतलब ये सिर्फ ऐसे की तरफ जो स्पीड होता है उस पर इनर्सिया काम करता है। लेकिन ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या, ये रोटेशनल बॉडी के ऊपर काम करता है, जो बॉडी रोटेट करना है वहाँ पे हम चीज़ों को मोमेंट ऑफ इनर्सिया देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसमें विशेष कोई बात पढ़ने के लिए है नहीं, आप 5-7 मैं फार्मूला आपको मोमेंट ऑफ इनर्सिया का बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो मतलब वहाँ से कभी कभी फार्मूला आ जाता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी आपको इतना याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया के लिए जो फार्मूला है यहाँ पे I = में क्या, तो mr² है, ठीक है।
है। तो यहाँ पे m क्या है, जो ऑब्जेक्ट है रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ में, मतलब जो रोटेशन कर रहा है उसका ये मास है। और ये क्या, तो ये r क्या है, जितना डिस्टेंस पे, जो इसके सेंटर से जितना डिस्टेंस पे है उसके लिए ये r है, ठीक है, ये डिस्टेंस r है। तो आपको ये सिर्फ उसके लिए वैलिड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक मतलब कैसा बॉडी है, तो यूनिफॉर्म बॉडी है जिसका सेंटर कहाँ पे, तो उस बॉडी के सेंटर में ही सेंटर है, ये उसके लिए वैलिड नहीं है। जो अनयूनिफॉर्म बॉडी है उसके लिए ये वैलिड नहीं है। समझ गए बात। तो चलिए आज हम इतना ही तक रखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक। कल हम करेंगे जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हम आपको बोले हैं कि सीआरएम का भी क्लास लगेगा, उसका आप टेंशन ना लीजिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको क्लास ऐसे दूँ ताकि आपको फिर ना सोचना पड़े कि मतलब क्या फिर समझ नहीं आया, ठीक है, इस ढंग से आपको नहीं लगना चाहिए। तो अभी मैं फिजिक्स से स्टार्ट किया हूँ, इसको भी आप देखिए, आपके लिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या पता आपको कौन सा पॉइंट नहीं आता है वहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो मैं पहले इसका थ्योरी करा देता हूँ, 2 क्लास में इसका हो जाएगा थ्योरी, आज एक और एक कल करा दूंगा, तो ये चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 50 इसमें जो ऑब्जेक्टिव दिया है वो मैं आपको एक क्लास में करा दूंगा, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें देखिए 7 चैप्टर दिया है, अब कौन चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, कौन से 2 आ जाएगा, ये आपको नहीं पता है, ठीक है। तो इसीलिए सब चैप्टर को इंपॉर्टेंस दे करके पढ़िए। और दोस्तों देखिए, आपको अगर अच्छे से पढ़ना है तो टाइम देना पड़ेगा। मैं अगर 5 मिनट 10 मिनट का लेक्चर बनाऊंगा ना, उससे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि मैं आपको समझा ही नहीं पाता हूँ 5-10 मिनट में, ठीक है। तो 15 मिनट 16 मिनट के चक्कर में मत रहिए, आपके पास टाइम है। आप सोचिए, आप DFCCIL का जॉब लेना चाहते हैं और 8 घंटा 10 घंटा बैठ के पढ़ नहीं सकते तो कैसे होगा बताइए। जबकि हम आपको एक सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें करा रहे हैं, आपको बुक भी दिखा दिए, उसी बुक से करा रहे हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से मन लगा के पढ़िए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।